सही है जी। तो ये हमसे कल रह गया था और अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अच्छा, ब्लड और नर्व सप्लाई इसकी जाहिर सी बात है, इसको ब्लड सप्लाई भी चाहिए होती है, नर्व सप्लाई भी चाहिए होती है। तो आर्टरी ब्लड सप्लाई जो है ये मैक्सिलरी आर्टरी से होती है, ठीक है। जो मैक्सिला को प्रोवाइड करती है आर्टरी, मैक्सिला बोन जो होती है हमारी, उसको जो प्रोवाइड करती है आर्टरी, वही आर्टरी जो है वो जो हमारे टूथ है उसकी रूट्स को भी प्रोवाइड कर रही होती है। वीनस ड्रेनेज जो है वो जगुलर वेन में एम्प्टी होती है, ठीक है। उसको हम इंटरनल जगुलर वेन कहते हैं। वो जाकर मेन जगुलर वेन के साथ अटैच हो जाती है और उसी में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती है। अच्छा, नर्व सप्लाई जो है वो मैक्सिलरी ब्रांचेस जो होती हैं उनकी वो देती हैं, मतलब सेम वही होती हैं जो टूथ को भी सप्लाई कर रही होती हैं, और मैक्सिला ऊपर जो मैक्सिला चीक्स वगैरह हैं वहाँ पे भी सप्लाई कर रही होती हैं। लोअर टीथ बाय ब्रांचेस ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। जो नीचे वाले दांत होते हैं उनको मैंडिबुलर की ब्रांचेस होती हैं वो देती हैं, और दीज आर बोथ ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है जी। ट्राइजेमिनल फेशियल नर्व, ये फेशियल नर्व जो होती है ये आपकी चीक्स को देती है, और ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना ये आपके चीक्स के बाद हिस्सों को और उसके अलावा नीचे जो मैंडिबल के दांत हैं और मैंडिबल बोन जो है इसको ये देती है, और ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व। ये दांत निकालने के लिए लोग जाते हैं ना, दांत वो सॉरी आरसीटी जिसको आप कहते हो, आरसीटी। आरसीटी क्या होता है, किसी को पता है? आरसीटी होता है रूट कैनाल थेरापी। ये अक्सर दांतों की जाती है ना, रूट कैनाल थेरापी। रूट कैनाल थेरापी में ये करते हैं कि जिसका दांत खराब हो जाता है तो वो उसको निकालते नहीं है, उसको अंदर से खाली कर देते हैं, और जो नीचे नर्व होती है, नर्व जो होती है उसको काट देते हैं। तो अब दांत में पेन नहीं होता, ठीक है, बाद में पेन नहीं होता, उसको फिल कर देते हैं, क्राउन लगा देते हैं ऊपर, बस खत्म बात, उसकी नर्व जो है वो काट देते हैं, उसको रूट कैनाल थेरापी कहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, अगर ऊपर वाली साइड पे होगी तो आपकी मैक्सिलरी ब्रांचेस को काटेंगे, और अगर नीचे होगी तो ट्राइजेमिनल नर्व्स की ब्रांचेस को जो है वो काटेंगे, मैंडिबुलर नर्व की या ट्राइजेमिनल की, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका स्लाइवी ग्लैंड्स। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे 3 तरह के स्लाइवी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है जी। ये आगे हम जाकर इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर, जो इसकी फिगर है वो फिगर है उसमें देखेंगे कि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड इन ईच साइड ऑफ द फेस जस्ट बिलो द एक्सटर्नल एकास्टिक मीटस। अब ये एक नया नाम है आपके लिए, एक्सटर्नल एकास्टिक मीटस। ये एक्सटर्नल एकास्टिक मीटस जो है ये क्या कहते हैं उसको, एक डक्ट है जो कि आपके इंटरनल ईयर से आती है आपके इसोफेगस में। ये चींची कहाँ से हो रहा है? हाँ जी, कितने लोग हैं दानिश अभी? 18 सर। मेरे पास तो 20 आ रहे हैं। यस सर, हमारे साथ 20 आ रहे हैं सर। अच्छा 20 है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो पैरोटिड ग्लैंड जो हैं ये एक्सटर्नल एकास्टिक मीटस जो है उसके बिल्कुल जहाँ पे आके वो खुलती है उससे थोड़ा सा आगे बिल्कुल उसके सामने ये पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। बिलो द एक्सटर्नल एकास्टिक मीटस ईच हैज अ पैरोटिड डक्ट ओपनिंग इनटू द माउथ। अच्छा, ये एग्जैक्टली वहीं पर, मतलब ये ग्लैंड जो होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं, इनकी सिक्रीशन जो है वहीं पे नहीं निकलती है, इनके आगे एक डक्ट लगी होती है। वो डक्ट जो है आपकी
और ओरल कैविटी में बिल्कुल जबान के जो साइड्स होते हैं उनके नीचे आके खुलती है। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? हाँ जी सर ये एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स दोबारा समझाइए सर। एक्चुअली एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स जो है ये आपकी एक डक्ट है जो आपके इंटरनल ईयर से आती है और आकर आपके फेरिंग्स में खुलती है। समझाई बात आप? ट्यूब नहीं होता सर जी ट्यूब नहीं होता वो सर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। हाँ हाँ वो सर स्टेशन ट्यूब होता है ना सर। हाँ यूस्टेशन ट्यूब उसका दूसरा नाम है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। ईच हैज अ प्रोटेड डक्ट ओपनिंग इनटू द माउथ। अच्छा, तो ये आपकी डक्ट के थ्रू, वहीं पर ये इसकी सिक्रीशन नहीं होती बल्कि डक्ट के थ्रू ये आगे आकर माउथ में आपकी जुबान के नीचे आकर खुलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स। सबमेंडिबुलर लाइज वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ द जॉ। अच्छा, ये जब आप मुंह खोलते हो ना तो आप अपने अपने जबड़े खोलो सारे, और यहाँ ये जो जबड़ों की क्या कहते हैं इसको, जहां से जबड़ा खुल रहा होता है जो एंगल बन रहा है, समझ आ रही मेरी बात? एंगल जो जहां पे बन रहा है वहां पे एग्जैक्टली वहीं पे अंदर की साइड पर सबमेंडिबुलर ग्लैंड होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ द जॉ वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। ठीक है, ये जुबान की बिल्कुल जो साइड है ना, लेटरल साइड पीछे, ठहर मैं आगे देखता हूं, ये देखें, इसमें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये आपके सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। ठीक है जी, नजर आ रहा है सबको? ये आपका एंगल ऑफ द जॉ है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये एंगल बन रहा है यहां पे, और ये आपके सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? ये पीछे जो है ये पेरोटिड है। ठीक है, ये क्या है? ये पेरोटिड ग्लैंड्स है, और इसकी जो डक्ट होती है वो आगे आगे खुलती है यहां पे। ठीक है, ये आगे कोई तस्वीर होगी इंशाल्लाह, उसमें ज्यादा अच्छा नजर आएगा। अच्छा, फिर है जी सबलिंगुअल ग्लैंड्स लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबमेंडिबुलर ग्लैंड। ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स के बिल्कुल सामने होते हैं। ये तो आपको, आप अपनी जुबान को अगर ये दांतों के साथ नीचे की तरफ लगाएं सामने वाली साइड पे, तो दो आपको यहाँ पर ग्लैंड्स नजर आएंगे, हैं? सब देखो अपने अपने, पता चल रहा है? जुबान के बिल्कुल नीचे। यस सर। हाँ, ये हैं आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है जी, ये आ जाते हैं, ये वाले सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। ठीक है जी, अच्छा, स्लाइवा में होता क्या क्या है, मतलब स्लाइवा किन किन चीजों से मिलकर बनता है, कितना इसमें पानी होता है, कितने एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन चीजें होती हैं इसमें? अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ स्लाइवा इज प्रोड्यूस डेली। रोजाना तकरीबन 1.5 लीटर तक इंसान, एडल्ट बंदे का 1.5 लीटर तक तकरीबन स्लाइवा बनता है। ठीक है जी, काफी ज्यादा मिकदार है। तो अगर 1.5 लीटर आपका स्लाइवा बनता है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 1.5 लीटर से 2 लीटर तो आपको पानी पीना चाहिए। क्या ख्याल है? यानी इधर है स्लाइवा में मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो वाटर ही होता है। ठीक है, तो अगर एक बंदा 1.5 लीटर जो है वो निकाल देता है अपना पानी थ्रू सिर्फ स्लाइवा के जरिए, तो हिसाब लगा लो कितना पानी पीना चाहिए फिर। 1 लीटर। हाँ नहीं, 1 लीटर तो सिर्फ आप स्लाइवा के लिए पी रहे हो ना, आप यूरिन, हाँ यूरिन आप करते हो, आपका स्वेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, आपके इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, आपके
क्या कहते हैं उसको, आपकी बिलियरी ट्रैक्ट से आपका जूसेस आते हैं, ठीक है जी। आपका पेंक्रियाज जूसेस बनाता है। आप इवन के आप जो सांस लेते हो, सांस के जरिए भी आप वाटर वेपर्स निकाल रहे होते हो, ठीक है। तो पानी बहुत ज्यादा निकलता है। 12 ये आप अंदाजा लगाते जाओ कितना पानी हम वो जाया करते, मतलब हमारी बॉडी जो है वो निकाल देती है उसको, और कितना फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये आप साथ साथ इसको चेक करते जाओ। अब स्लाइवा फॉर एग्जांपल है तो ये 1.5 लीटर्स है, ठीक है। आगे चलेंगे हम और डिस्कस करेंगे, वो साथ साथ आप इसका जमा करते जाना है इसको। इट्स सिक्रीशन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS। ANS क्या चीज है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। शाबाश। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर होती है इसकी सिक्रीशन। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जी? इसमें पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी माइलेज होता है इसमें म्यूकस होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है जी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज जो मैं आपको बता सकूं जो आपको ना समझ आई हो? इम्यूनोग्लोबुलिन सर। हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो प्रोटीन्स हैं इंसान की बॉडी में जो हमारा जिस्म बनाता है जिनको, ठीक है, जिनको आप एंटीबॉडीज कहते हो, ठीक है। ये बेसिकली कुछ 4-5 टाइप की होती हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन G आ जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन M आ जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन E होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन A होता है, मतलब ये काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। ये आगे हम जब सिस्टम पढ़ेंगे इसका लिम्फेटिक सिस्टम, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्लाइवा जो है उसके अंदर ऐसी एबिलिटी भी होती है कि ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो स्लाइवा में भी होते हैं, ठीक है जी। यस सर। क्या फंक्शन है जी स्लाइवा का? केमिकल डाइजेशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। स्लाइवा कंटेन्स द एंजाइम माइलेज दैट बिगिंस द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। आपकी जो डाइजेशन है ये स्टार्ट ही आपकी ओरल कैविटी से होती है। और क्यों ओरल कैविटी से होती है? किसकी हेल्प से? वो है जी आपका स्लाइवा। और स्लाइवा के अंदर जो है वो एंजाइम है। एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है, उसको हम स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं। यही से एंजाइम आपके पेंक्रियाज में भी होता है, याद रखना मेरी बात को। यही सेम एंजाइम आपके पेंक्रियाज में भी होता है। वहां पर हम इस एंजाइम को कहते हैं पेंक्रियाटिक एमाइलेज। क्या कहते हैं उसको? हम पेंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। और यहां पर इसी एंजाइम को हम कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है जी। और यही जो है आपके पॉलीसेकेराइड्स को यहाँ पर तोड़ने में हेल्प करता है। और जो सिंपल मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो यहाँ से उनकी डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, और वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी उनकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का पता है ना? यस सर। अच्छा, फिर दूसरा काम क्या है जी? लुब्रिकेशन ऑफ द फूड। जो भी आप ड्राई फूड है उसको आप मॉइस्चन करने के लिए स्लाइवा जो है वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। क्लींसिंग एंड लुब्रिकेटिंग हो गया जी। इट इज नेसेसरी टू क्लींस द माउथ एंड कीप इट टिश्यू सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड प्लायबल। ओरल कैविटी में जो आपकी इंटरनल लाइनिंग्स है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब वो होती हैं, सेंसिटिव होती हैं टू क्या कहते हैं उसको, ड्राइनेस। अगर थोड़ी देर के लिए भी, मतलब आधे घंटे के लिए भी अगर आपका मुंह जो है वो ड्राई हो जाए तो आप यकीन करें ये फट जाएगा, इसमें दरारें पड़ जाएंगी, इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा वो होता है ड्राइनेस को, यानी इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मुंह जो है वो लुब्रिकेट रहे और वो क्लीन भी होता रहे साथ साथ, ठीक है। हम इतने फारग तो नहीं होते हैं ना, मुंह को ज़्यादा क्लीन नहीं रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारा ये जो स्लाइवा है ये हमें बहुत हेल्प करता है इसको क्लीन रखने में। इसके अलावा ये हमारी हेल्प करता है उसमें भी
इम्यून सिस्टम के अंदर भी, ठीक है। ये देखें इम्यून सिस्टम के अंदर भी ये हमारी हेल्प करता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। लाइसोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स कम्बैट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, ठीक है। जो भी आपके बाहर से माइक्रोब्स जाते हैं, वो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, कोई भी है, तो उनके खिलाफ ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस करता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कौन सा होता है? जो हर एक के लिए हो सर। शाबाश, जो क्या बिला इम्तियाज हो, ठीक है, मतलब किसी एक चीज के लिए ना हो, हर चीज के लिए हो। क्या पूछ रहे हो बच्चे? कुछ पूछ रहे हो? सर मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। हाँ, तो यानी कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, ठीक है, वो आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर हम एलिमेंट्री की बात करें तो फिर नेक्स्ट स्लाइवा का क्या काम है? टेस्ट। द टेस्ट बड्स आर स्टिमुलेटेड ओनली बाय केमिकल सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि टेस्ट बड जो हैं आपकी टंग के, वो इस सब्सटेंस के बगैर जो इस सॉल्यूशन में पाया जाता है, यानी कि स्लाइवा में पाया जाता है, आपके टेस्ट बड स्टिमुलेट हो ही नहीं सकते, ठीक है। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस सर। कोई और भी है ज्वाइन करने वाला कि नहीं? यस सर। आया हुआ है ना? ये कौन है? दानियाल आया हुआ है। दानी पता नहीं दानियाल है कौन है? अच्छा, यहां से हम अभी चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फेरिंग्स। मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स इज डिस्क्रिप्टिवली डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इसकी कोई हदूद नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसको कहें कि ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, नेजोफेरिंग्स और है, ओरोफेरिंग्स और है, या लेंजियोफेरिंग्स और है। ये मतलब सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कि 3 हिस्से हैं जी फेरिंग्स के। एक है नेजोफेरिंग्स जो आपके नाक के बिल्कुल पीछे आ जाता है, ओरोफेरिंग्स आपके मुंह के जो ओरल कैविटी होती है उसके बिल्कुल पीछे जो है आपका ओरोफेरिंग्स है, और लेरिंजियोफेरिंग्स जो है वो आपका लेरिंग्स के बिल्कुल पीछे है, सामने। अच्छा, pharynx is composed of 3 layers of tissue. The lining membrane mucosa is stratified squamous epithelium, ठीक है जी, इसे squamous epithelium से मिलके बनता है। सलाइवा को ब्लड सप्लाई कहाँ से करती है? स्लाइवा को या स्लाइवरी ग्लैंड्स को? सलाइवा को सर, सलाइवा को पूछ रहे हैं सर। स्लाइवा इज अ सॉल्यूशन बेड, कोई वो सलाइवरी ग्लैंड को सर जी, सलाइवरी ग्लैंड को सर। हाँ, स्लाइवरी ग्लैंड्स को जो मैंडिबल में आपकी मैंडिबल की हैं आर्टरीज हैं, और ऊपर मैक्सिलरी जो आर्टरीज हैं वो ये इसको भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। Pharynx is composed of 3 layers of tissue, that is lining membrane, that is mucosa, stratified squamous epithelium. The middle layer consists of the fibrous tissue, ठीक है जी। The outer layer consists of number of involuntary constrictor muscles, ठीक है जी। तो 3 इसकी pharynx की टिश्यूज हैं। पहली जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलके बना है, मिकोजा, और फिर जो दरमियानी लेयर है वो फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनती है, और जो आउटर लेयर है वो इनवॉलंटरी कंस्ट्रक्टेड मसल्स की है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है जी आपका इसोफेगस। इसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है जी। 25 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर ये इसका
जो राउंड इसका डायमीटर है। और स्फिंक्टर मसल्स ऑफ इसोफेगस में दो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। एक है जी अपर क्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स एयर पैसेज इनटू द इसोफेगस एंड द कार्डियक और द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द रिफ्लक्स ऑफ एसिड। ये दो इसके स्फिंक्टर्स होते हैं। एक ये ऊपर लगा हुआ होता है जो आपके हवा को आपकी इसोफेगस के अंदर जी स्फिंक्टर सर। स्फिंक्टर का मतलब क्या है? यस सर। स्फिंक्टर इज जस्ट लाइक ए वाल्व। जिस तरह वाल्व होता है ना जो किसी भी चीज को बंद करने और उसको फ्लो को जारी रखने में हेल्प करता है, इस तरह स्फिंक्टर भी होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि ये जिस तरह एक पाइप है, वाल्व हम बाहर से लाकर एक चीज ऐड करते हैं किसी चीज में, ये उनके अपने मसल से बिल्कुल बना होता है। ठीक है, ये मैंने क्लास में आपको 2-3 दफा बताया है इसके बारे में। आगे स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कहीं पे स्फिंक्टर। ठीक है, और स्फिंक्टर जो है ये मतलब इसका काम ये होता है जैसे ये ऊपर आप जैसे क्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर है तो ये आपके जो इसोफेगस है इसके अंदर हवा के पैसेज को रोकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नीचे चले जाएं जो आपके स्टमक के बिल्कुल ऊपर होता है उसको हम कार्डियक या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। उसका काम ये होता है कि जो आपके स्टमक के अंदर फूड चली गई है या जो स्टमक के अंदर जो आपका कंटेंट पड़ा हुआ है जो भी है वो उसको ऊपर आने से रोकता है। ठीक है, रिफ्लक्स से रोकता है, उसको रीगर्जिटेशन से रोकता है। ठीक है, देयर इज अच्छा एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो थिकनिंग ऑफ द सर्कुलर मसल्स इन दिस एरिया, इट इज फिजियोलॉजिकल, that is this region can act as a sphincter without the presence of the anatomical features। ये मैंने एक दफा पहले भी आपको क्लास के अंदर बताया था कि ये जो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर है या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है that act like a sphincter, it is not मतलब उसकी जो एनाटमी है वो स्फिंक्टर की तरह की नहीं है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर जो है वो स्फिंक्टर की तरह की नहीं है। ये सिर्फ काम जो है वो स्फिंक्टर वाले करता है। जैसे मैं कहूं कि जी हमारे यहाँ पर रेहान जो लड़का है वो आईटी का बंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन काम वो आईटी वाले कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? इसी तरह ये जो कार्डियक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसकी एनाटॉमिकल शेप जो है वो स्फिंक्टर की तरह नहीं है। स्फिंक्टर में ये होता है कि उसकी जो सर्कुलर मसल्स है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें सर्कुलर मसल्स ज्यादा होते हैं और वो बिल्कुल स्फिंक्टर नजर आता है हमें, जबकि यहां पर ये जो इसोफेगस है इसमें सर्कुलर मसल इतना ही है लेकिन वो एक्शन जो है वो स्फिंक्टर की तरह का कर रहा है। सही है जी? ये आपको एक स्ट्रक्चर दी हुई है जिसके अंदर आपको ऊपर इसोफेगस और ट्रेकिया आपको दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेकिया जो है वो हमेशा आगे होता है और इसोफेगस उसके पीछे होता है। और ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है रेड कलर वाला, ये एआर्टा है और एआर्टा की ऊपर आपको आर्च दिखाई हुई है। और एआर्टा जब नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पर एक पर्दा नजर आ रहा है जिसमें से सुराख होकर एआर्टा और आपका इसोफेगस जो है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये है ये वाला, ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, ये डायफ्राम से ये आपकी एआर्टा, ये आर्च ऑफ एआर्टा और ये जो है आपका इसोफेगस, ये यहाँ से आकर निकलते हैं। इस एरिया को हम हाइलम कहते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं हम? हाइलम कहते हैं। ये हाइलम है। ठीक है, ये हाइलम से आकर बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे आपको असल में दिखाने की ये कोशिश ये कर रहे थे हम लोग कि ये जो आपको देखें आप इसकी शेप, ये जो शेप है और ये पीछे जो शेप है, इसमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? कोई फर्क नहीं है। यही ये जो इसोफेगस है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है और ये नीचे आ रहा है
यहां तक इसकी बनावट में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? नो सर। कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन ये जो एरिया है इसका, ये एरिया इसका कार्डियक स्फिंक्टर की तरह, ये स्फिंक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इस स्फिंक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। हालांकि ये स्फिंक्टर की तरह बना हुआ नहीं है। एक्चुअल जो स्फिंक्टर होते हैं उनके यहां पर मसल्स बढ़ जाते हैं, यानी अगर ये एक्चुअल में स्फिंक्टर होता तो ये मोटी होती है जगह, यहां से इसके यहां पर टिश्यू ज्यादा होते हैं, सर्कुलर टिश्यू यहां पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे चलें। यस सर। सर ये फेरिंग्स हमारे पास डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। क्या? सर ये फेरिंग्स हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टमों का पार्ट है सर। फेरिंग्स? यस सर। हाँ बिल्कुल, फेरिंग्स जो है उनको वो हम दोनों में गिनते हैं उसको। यस सर। ठीक है, मतलब है तो ना ये डाइजेस्टिव का हिस्सा है ना ये रिस्पिरेटरी का हिस्सा है, ये अपना खुद फेरिंग्स है। मतलब अगर देखा जाए तो आपका जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है वो, मतलब उसको हम ईसोफेगस से गिनते हैं यार। ईसोफेगस है फेरिंग्स, अब फेरिंग्स के ऊपर आए तो ओरोफेरिंग्स, नोजोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, अब लेरिंजियोफेरिंग्स से जाकर आप डिवाइड हो जाते हो, उधर जाओगे तो आप रेस्पिरेटरी में चले जाओगे, और आगे आओगे तो आप जो है पीछे जाओगे तो आप फेरिंग्स उसमें ईसोफेगस में चले जाओगे। ठीक है, यस सर। बहरहाल लेरिंजियोफेरिंग्स इज एक्चुअली पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी, और ओरोफेरिंग्स जो है वो उसको हम इसमें गिन लेते हैं डाइजेस्टिव। ठीक है, यस सर। क्या फंक्शन है इन सब का? माउथ का क्या फंक्शन है, फेरिंग्स का क्या फंक्शन है, ईसोफेगस का क्या फंक्शन है? मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, फंक्शन क्या है जी? फॉर्मेशन ऑफ बोलस, डिग्लूटिशन और स्वॉल्विंग। ये मतलब जो भी आपके मुंह के अंदर बोलस अब जा रहा है उसका बनना, दैट इज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ वन अनदर। मतलब आपकी टंग है, आपके टीथ्स हैं, आपके चीक्स के मसल्स हैं, आपके फेरिंग्स के मसल्स हैं, ये सारे हेल्प करते हैं इन चीजों को बनाने में। ठीक है, द फूड इज मेस्टिकेटेड एंड च्यूड एंड मिक्स विद द saliva and formed into a soft mass or bolus ready for deglutition. डिग्लूटेशन एक्चुअली ये हमारी होती है आफ्टर द मेस्टिकेशन। मतलब जब मेस्टिकेशन हो जाती है इन 3 स्टेज आफ्टर मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन जब हो जाती है तो उसके बाद डिग्लूटेशन होती है। ठीक है जी, पुशिंग द बोलस बैकवर्ड इनटू द फेरिंग्स, propulsions the bolus down into the esophagus, or stimulation of the peristalsis which propels the bolus further. ठीक है जी, 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप ये है कि आपकी फेरिंग्स में जाता है वो बोलस, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ टंग। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोपेल्जन है बोलस डाउन इनटू द इसोफेगस। ये आपकी बैक ऑफ द टंग से ये आप उसको इसोफेगस के अंदर धक्का दे देते हो। जैसे ही वो इसोफेगस में चला जाता है तो फिर आपका आगे पेरिस्टाल से स्टार्ट हो जाती है जो कि बोलस को फर्दर मूव कर रही होती है। ठीक है जी, ये आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपका बोलस है, ये बोलस है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर वो फेरिंग्स के भी बता सकता हूँ। ये आपका ये देखें यहाँ पर नोज़ है। ठीक है, ये नोज़ का हिस्सा है, ये वाला, ये जो मैं आपको लाइनें दिखा रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा जो है ये किसका है? नोज़ का है। अब इसके पीछे एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है,
यहां तक ये एरिया ये ओरोफेरिंक्स कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये छोटा सा एरिया है, बिल्कुल छोटा सा एरिया, ये आपका लेरेंजियोफेरिंक्स है। ठीक है, ये एरिया जो है ये लेरेंजियोफेरिंक्स का आता है। अब इसमें चूंकि अच्छी तरह से नजर आ रहा था तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया। ये जो है ये एपिग्लॉटिस है। ये क्या है? ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? कोई एक किसी को नहीं पता जी? सर ये ट्रेकिया के ऊपर होता है सर, ये खुराक को जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाने नहीं देता सर। शाबाश, वेरी गुड। ये एक्चुअली दोनों के दरमियान में है। क्या है? एपिग्लॉटिस आपका इसोफेगस और ट्रेकिया, इसके दरमियान में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके इसोफेगस के ऊपर पड़ा रहता है। कहां पर होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसोफेगस के ऊपर पड़ा रहता है। आप जब खाना खा रहे होते हो तो ये इसोफेगस से हटकर ये ट्रेकिया पे आ जाता है। जब आप डिग्लूटिशन करते हो ना, उसको स्वालो करते हो, तो उस वक्त ये इसोफेगस से हटकर किस पे आ जाता है? ट्रेकिया पे आ जाता है। ये आप देखें, एपिग्लॉटिस अक्लूडिंग द ओपनिंग इनटू द लेरिंग्स। ठीक है, ये अक्लूड कर रहा है, ये उसको बंद कर रहा है। ठीक है, तो ये जब बंद होता है तो खुराक का कोई जर्रा आपके ट्रेकिया की तरफ नहीं जा सकता और इजीली आपका जो बोलस है वो आपके फेरिंक्स में चला जाता है, सॉरी इसमें इसोफेगस में चला जाता है। मेरी बात सही आ रही है? यस सर। इसीलिए कहते होते हैं कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बात करने के लिए आपको एयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एयर आती है आपके लंग्स से। ठीक है, अब जब लंग्स से एयर आएगी तो यहां से इस एपिग्लॉटिस को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर उठ जाएगा। जब ये ऊपर उठेगा तो आपका कोई जरा खुराक का वो ट्रेकिया में जा सकता है। समझाई बात की? तो इसलिए खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, नेक्स्ट जो आ जाता है आगे वो है स्टमक। Stomach is J-shaped dilated portion of the alimentary tract situated in the epigastric, umbilical and left hypochondriac region of the abdominal cavity। हमने जब क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, रीजन्स पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि एक आर्गन जो है वो डिफरेंट रीजन्स में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसने कहा है कि ये इसके एपिगेस्ट्रिक में भी आता है, ये अम्बिलिकल में भी आता है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी जाता है थोड़ा सा। ठीक है जी, बात समझाइए मेरी। ओ भाइयों, मेरे साथ नहीं हो? कहाँ हो? और रीजन्स आपने पढ़े हैं ना? पढ़े हैं ना? तो रीजन्स में आपने देखा नहीं? यस सर, देखा। क्या देखा था? क्या देखा था? थोड़ा बहुत सर, जे शेप जो है ये स्टमक है वो गैस्ट्रिक में, अम्बिलिकल में भी आता है और जो लेफ्ट साइड पर भी आता है। आप उसको 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करो ना। 9 क्वाड्रेंट्स में जब आप डिवाइड करते हैं 9 रीजन्स में, तो उसमें आप देखें कि आपका जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में इसकी छोटी सी एक साइड से जा रहा है और एपिगेस्ट्रिक तो इसका अपना रीजन है। एपिगेस्ट्रिक में मोस्ट ऑफ द स्टमक जो है वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में होता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ इसकी बेली जो है वो अम्बिलिकल में भी जाती है। ठीक है, तो बहरहाल ये इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इसको जाके देख लो, जो आपके रीजन हैं उसमें देख लो आप, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, बहरहाल ये जे शेप्ड होता है और स्टोरेज का काम करता है।
आप देख सकते हैं कि इसके साइडों पर, इसके ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, सामने कौन कौन से आर्गन जो हैं वो पड़े हुए हैं। कहता है जी एंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है इसकी, ठीक है। सामने इसके बिल्कुल ऊपर इसके लोब है, हल्की सी लिवर की लोब आती है इसके सामने, ठीक है। और फिर बाकी जो है इसके सामने एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। और इसके पीछे जो है एब्डोमिनल एओर्टा आ जाता है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, लेफ्ट किडनी है, एड्रीनल ग्लैंड है। ये सब कुछ इसके एग्जैक्टली पीछे नहीं है बल्कि इसके नीचे ऊपर है, ठीक है, पोस्टीरियरली, यानी इसके पीछे से मुराद नीचे भी हो सकते हैं और पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात कि नहीं? अगर एग्जैक्टली इसके पीछे की बात की जाए तो एग्जैक्टली इसके पीछे जो है एब्डोमिनल एओर्टा होता है और थोड़ा सा स्प्लीन होता है और थोड़ा सा पेंक्रियाज होता है, ठीक है। किडनीज जो हैं वो नीचे उस रीजन में आते हैं, क्या कहते हैं उसको, एलियक रीजन में, ठीक, एलियक से ऊपर वाले रीजन में। और इसके अलावा सुपीरियरली इसके ऊपर क्या होता है, डायफ्राम है, इसोफेगस है और लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर है, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है लिवर का कुछ हिस्सा आ जाता है और बाकी डायफ्राम है और इसोफेगस है। इंफीरियरली यानी इसके पीछे ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी पीछे नहीं, नीचे, इंफीरियरली ट्रांसवर्स कोलोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेफ्ट साइड पे इसके डायफ्राम और स्प्लीन आ जाती है और राइट साइड पर इसके लिवर एंड ड्यूडेनम आ जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, यस। ये देखें, यहां पर देखें इसकी एसोसिएशन आप देख सकते हैं। ये जो है एरिया, ये स्टमक का एरिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेटरल साइड पर ये कोलोन का कुछ हिस्सा है, इसके थोड़ा सा इंफीरियरली भी कोलोन आ रही है, इसके पोस्टीरियरली आप देखें कि ये पीछे आपके ये सारी एओर्टा जा रहा है, ये रेड कलर में एब्डोमिनल एओर्टा इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये साथ जो है इंफीरियर वेना केवा जा रही है, इंफीरियर वेना केवा इसके पोस्टीरियर भी आ रही है, इसकी और सुपीरियर भी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा इसके बिल्कुल पीछे स्प्लीन भी है, पेंक्रियाज भी है और इस साइड पे ऊपर इसके लिवर भी है और फिर इसके अलावा ये डायफ्राम का जो पूरा ये एरिया, ये भी इसके सुपीरियर में आ रहा है। तो ठीक है, ये जितने भी आर्गन इसके इर्द गिर्द आप अंदाज़ा लगाओगे, ये एक्चुअली हम इसलिए बता रहे होते हैं कि इन रिलेशन आप चीज़ों को पहचानना शुरू कर लो, आपको पता चल जाए कि जी इसके रिलेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसके साथ पड़ी हुई हैं, ताकि उसको आप रिलेट करना जान सको। अब स्ट्रक्चर क्या है स्टमक की, दो इसके अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं, एक को हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं और एक को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर आ जाता है और नीचे जो है यहाँ पर इधर पाइलोरस है, ठीक है जी। दो कर्वेचर हैं इसके, एक को हम लेसर कर्वेचर कहते हैं और एक जो होता है वो ग्रेटर कर्वेचर होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एरिया, ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है और ये हिस्सा जो है ये आपको जो नजर आ रहा है ये इसका लेसर कर्वेचर आ जाता है, ठीक है। तीन रीजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं जी, ठीक है। फंडस है, इसकी बॉडी है और एंट्रम है। ये जो आपको नजर आ रही है ये हिस्सा, इसको हम फंडस कहते हैं। फिर ये सारी यहाँ तक ये पूरी ये इसकी बॉडी आ जाती है और ये एरिया जो है इसका ये पाइलोरिक एंट्रम इसको कहा जाता है, ठीक है जी। इसको क्या कहा जाता है? पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। तो तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ स्टमक को, दैट इज फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम। और अगर वैसे हम कर्वेचर्स को देखें तो दो तरह के कर्वेचर्स हैं, एक लेसर कर्वेचर आ जाता है और एक जो है ग्रेटर कर्वेचर आ जाता है, ठीक है जी। कोई समझने की चीज? हाँ
सर। अच्छा, सोए तो नहीं हो ना? नो सर। हाँ, ये ना करेक्ट है सर। मैं जैसे बोलता रहूं तुम सोए हुए हो। अच्छा, वाल्व ऑफ द स्टमक जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट थ्रू आउट जो है वो 4 वाल्व्स उसकी होती हैं, 4 ही उसकी 4 वाल्व्स हैं जो थ्रू आउट जाती है, लेकिन इसमें चेंजेस आती रहती हैं। चेंजेस से मुराद ये है कि रहती वो 4 ही हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे जाकर पतली हो जाती हैं, बाज़ जगहों पे जाकर मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 layers ऑफ द टिश्यू दैट कंप्राइजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। Muscle layer consists of the 3 layers of smooth muscle fibers। ठीक है, एक इसकी मस्कुलर लेयर है जो कि फर्दर आगे 3 लेयर्स बनाती है। आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, मिडिल लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर्स, इनर लेयर ऑफ ऑब्लिक फाइबर्स। ये अगर आप मैं आपके सामने होता, मतलब बोर्ड पे हम पढ़ रहे होते, तो मैं आपको बताता कि ये जो है ये 3 अल्लाह पाक ने ऐसे जबरदस्त किस्म के इसके अंदर मसल रखे हुए हैं कि ये हर तरह से कवरिंग कर रहे हैं इसको। मतलब आपके लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल भी आ जाते हैं, सर्कुलर मसल भी हैं और ऑब्लिक भी हैं। ठीक है, तो ये एक जैसे ग्राइंडिंग मशीन नहीं बन जाती है, बिल्कुल उस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है इसकी। ये आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये आपके आगे सर्कुलर फाइबर्स आगे, ठीक है, जो पूरे इसमें घूम रहे हैं। ठीक है जी, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल आगे, ठीक है, सीधे बिल्कुल, और ये जो हैं ये ऑब्लिक आगे। ये मुझे एग्जैक्टली सही, और तो ये बड़े हो नहीं सकते हैं। बहरहाल ये लॉन्गिट्यूडनल, ये 3 तरह के हैं। ठीक है जी, ये 7 आपको स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ये स्टमक की इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बताए हुए हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं जिसमें सिक्रीशंस हो रही हैं, वही देखें, ये चीफ सेल्स हैं जी, ये पैराइटल सेल्स हैं जी, ये म्यूकस नेक सेल्स हैं जी, और ये सरफेस एपिथेलियम है। यानी ये सारे अपनी अपनी जगह पर सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, यस सर। अच्छा, धक्का भी नहीं होगा सर, इनफ है सर आज। अभी तो टाइम 11 भी नहीं हुए, 10 बजे हमने स्टार्ट किया, 11 भी नहीं हुए अभी। यस सर, 10 बजे हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, हम तो सुबह 8 बजे से इंतजार में हैं। और मतलब इंतजार में तो है, हमारा काफी सारा काम रहता भी है ना, हमने बहुत पीछे हम लोग। सर रोज है सर, और आराम से करेंगे साथ साथ। यस सर, ये काफी आती है। अच्छा, कल फिर रेडी रहना। ठीक है, कल मैं कोशिश करूंगा कि 9 बजे से स्टार्ट करें। नहीं, 9 तो नहीं हो सकता, 10 ही होगा। 10 आप तो घरों में बैठे हुए ना, 8 बजे भी स्टार्ट कर सकते, मैंने उधर से इधर आना होता है, तो 10 बजे स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखेंगे अगर यही हम कर लें या फिर F1 कर लेंगे। ठीक है, कोई एक कर लेंगे। सही है, ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज जी। माइक्रोबायोलॉजी का टीचर, माइक्रोबायोलॉजी की मैंने बात की है, माइक्रोबायोलॉजी के इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगी कुछ। माइक्रोबायोलॉजी का अभी तक एक क्लास हुआ ना, इंग्लिश का सर जी। इंग्लिश और माइक्रोबायोलॉजी सर। इंग्लिश और माइक्रोबायोलॉजी दोनों नहीं हो रही हैं। यस सर। चलो मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके लिए कुछ हाल निकालते हैं हम। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुंसिफा तराश
اصل درجه دا پر میګار دی تمشي وسوم چې دی لا وای لا لا سر لاړ انا تمشي لا وای کله راځي به تاسو بنیر پارټي کله به راځي سبا نو درځه که نه سهار یا بله ورځ درځه جی جی تاسو راځئ صحیح دی جی لکه تاسو لرون څو کړلی لکه موټیویشن لکه موټیویشن صبر وکړه تاسو کوم یار هذا ورا رب بشر عزت بھائی وای راځي کله ستل کې سبا کې دلته کومه دا چټیانه یا چې چټیانه ختم شي بیا به خلاص هو جاي غادي قبلي ناشته ودی کنه 18 پورې ودی کنه څه کومه لا ما له کومه پاتې کی چې ګلاس اخلي دا دکان دې دی ناشته کوله دې کنه سیا بھائی غرکا ودا غرکا کوي جی انا مدا غوبل شروع کوي چې څه وای یا لکه ته مې له بیا کوي دا کوي هغه خبره وڅه ده ها وسایل دې شباب په کلاس بیا دسته دي نماز کلاس ته صبر وکړه تاسو ته کومه यार जब दिन बाद ब्रेकफास्ट तो कोई नहीं لک صبر وکړه لک صبر وکړه Eta baru واکه Mira, atas dia nak kena dah orang. خطا بلاره باندې کلاس اغسته Saya nak goya. څه کوم ځای اته کپ نه Tak baca tu kira. اته کپ نه اته چل کې کا غف وای Dah kira دا tak په pun. صحیح کې لسکې Kira tak lah. یا Haji. دا کله نو انجم خاطر بیا لاړ شو کوریکټ Us dah sama. او خدای ته بیا لاړ شو پورا ته نو واخلا شي یار بیا څه پته نه لګي زه چې چلو کوم نه وځګاری لاړ شو Awak ini. اول دې بیا به دلته دې بیخني چلو Rosak kan? Betul. نو نه چې بیا لاړ شي کوټه چلا Majikan betul sih majikan. ماشګر پورې دې Anam biar berapa kau potong kau tahu betul. جاي چې راځي Biar tekan makan. نن دې چې بیا سره پیل شو واپس ته لاړ Dah saya jawab. Kita kau salah. او واسو کاری وکاری Nanti pasal kaya. کومې الکسان کوم ته یار Komila Kau iPhone. bila jangan saya korek. Siapa sih kau? Komila iPhone 8 Plus Ada apa WhatsApp ada ni? WhatsApp online. Yo para que te vaya me vaya a estudiar y me puse a lo de madre era o de pasar. اخلي وای په سره ولې چې وای No sé, mañana ya. अस्सलाम वालेकुम Llega la batería país